जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं काकोरी लूट के बारे में पूरी कहानी। काकोरी जो स्टेशन है वो लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रूट के पास पड़ता था। और यदि हम इसकी कहानी की पूरी शुरुआत करते हैं तो बात करेंगे 1925 के समय की। 1925 आते-आते आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की माली हालात खराब हो चुकी थी और पाई-पाई के लिए वो परेशान हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे और उन पर काफी कर्ज हो चुका था। लोगों के जबरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाना क्यों न लूटा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने गौर किया था कि गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता है। उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे थे। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। पहला प्रयास नाकाम रहा था। यदि बात की जाए तो इस मिशन के लिए रामप्रसाद बिस्मिल जी ने 9 क्रांतिकारियों को चुना था, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन सिंह जी, सचिंद्र बख्शी जी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल जी, मनमनाथ गुप्त जी, मुरारी शर्मा जी, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद जी थे। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा स्टेशन था। सब लोग पहले एक टोही मिशन पर काकोरी गए और 8 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन लूटने की एक नाकाम कोशिश की। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि हम लोग लखनऊ की छेदीलाल धर्मशाला के अलग-अलग कमरों में ठहरे हुए थे। पहले से तय समय पर हम लोग लखनऊ के रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है या ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है, तो हमने पूछा ये कौन सी ट्रेन है। पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है, जिस पर हम सवार होने वाले थे और हम सब 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे थे और हम निराश होकर धर्मशाला लौट आए। अगले दिन दोपहर 9 अगस्त को ये सभी लोग फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौल और रिवॉल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की कि राम, एक बार फिर से सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चलें। बिस्मिल ने जोर से डांटा और अब कोई बात नहीं करेगा। जब अशफाक को लग गया कि उनके नेता पर किसी बात का असर नहीं होगा, उन्होंने अनुशासित सिपाही की तरह उनका साथ देने का फैसला किया। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन से चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान तक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए हैं। ये भी तय हुआ कि हम में 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे, गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक कर फायरिंग करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया कि अगर किसी वजह से चैन खींचने के बावजूद अगर ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे। इस संभावना से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया, हम ट्रेन में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों डिब्बों में चढ़ेंगे। अगर एक बार चैन खींचने से ट्रेन नहीं रुकती तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चैन खींचकर ट्रेन का रुकना सुनिश्चित करेंगे। 9 अगस्त को
सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पहुंच गए और ये सभी लोग स्टेशन अलग-अलग दिशाओं से आए थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। सबने रोजमर्रा के कपड़े पहने रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। उन्होंने डिब्बों में वो जगह ली जो चैन के बिल्कुल नजदीक थी ताकि उन्हें ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज्यादा समय न लगे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मैंने सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिल्कुल सटीक जगह पर चैन खींची गई थी। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ट्रेन रोकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लहड़ी और सचिंद्र बख्शी ने सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे। सचिंद्र नाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरे जेवरों का डिब्बा कहाँ है? अशफाक ने फौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में ही भूल गए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने ट्रेन की चेन आपकी खींच दी और राजेंद्र लहड़ी ने भी दूसरी तरफ से चैन खींची। तीनों जल्दी से नीचे उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर ट्रेन का गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चैन किसने खींची है? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। उन्होंने जवाब दिया कि इस जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है, हम उसे लेने जा रहे हैं। फिर उसने हमें यहीं रुकने का इशारा किया और बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सारे साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। हमने पिस्तौल से हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी और तभी मैंने देखा कि गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्टल लगा दी और उसके हाथ से बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जान बख्श दीजिए। मैंने उसे पक्का धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तब अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी देर पर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भरा भरा था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयासों के बाद वो कामयाब नहीं हुए। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। तभी यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद क्रांतिकारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई शख्स ऐसा करने के लिए जुर्रत भी करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी हुई थी। चूंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी की हालचाल ले लिया जाए। उसको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीजों को उतनी तेजी से आकलन नहीं कर पाए और मनमनाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया और मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले मनमनाथ ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहां जमीन पर गिर गए। इस बीच अशफाक संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंततः बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूट कर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। दूर से एक ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। सबको डर था कि सामने से आती हुई ट्रेन का ड्राइवर ये नजारा देखकर शक न करे। लुट रही
ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी जगह से हिलने-डुलने लगे थे। उस समय कोई भी मुसाफिर ट्रेन के से उतरकर भाग सकता था, लेकिन किसी ने किसी सोचने की हिम्मत नहीं की। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउज़र हवा में लहराते रहे। बाकी साथियों से उन्होंने अपने हथियार छिपाने के लिए कहा और अशफाक से उन्होंने अपना हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी, वो बिना रुके आगे बढ़ गई। ऑपरेशन के पूरा होने में आधे घंटे का भी समय नहीं लगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान का गहरा अफ़सोस था। उसकी गलती यह थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पर था। मनमनाथ को बहुत रंग रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की को गोली चला दी थी और उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वो रो रहे थे। इस लूट का पूरे भारत पर जबरदस्त असर पड़ा और जैसे ही ये समाचार फैला कि उत्तर प्रदेश में ट्रेन पर एक सफल हमला हुआ है, लोग इस हमले की वजह पूछने लगे। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि हमले में बहुत कम लोग शामिल थे, इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था और वो हमारे साथ से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। बिस्मिल ने लिखा है कि भारत के अधिकतर अखबारों में ने हमने देश का हीरो करार दिया। अखबार ने हमने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उसका पूरा मुआयना किया कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। इतनी मेहनत करने के बाद उस लोहे के संदूक से उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। गोमती नदी के किनारे कुछ मील चलकर वो लखनऊ शहर में दाखिल हुए। मनमनाथ गुप्त ने अपनी किताब द लिव्ड डेंजरसली में लिखा कि हम चौक की तरफ लखनऊ में दाखिल हुए और ये लखनऊ का रेड लाइट इलाका था जो हमेशा जागता रहता था। चौक में दाखिल होने से पहले आजाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए। आजाद ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पार्क के बेंचों पर सो जाएं। आखिर हमने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें मूंदने की कोशिश की। भोर होते ही चिड़िया चहचहाने लगी और हमारी आंख खुल गई। जैसे ही वो पार्क से बाहर निकले, अखबार हाकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर हर जगह फैल गई थी। उस समय सबको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन उनको यह अंदाजा ही नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा-तफरी के बीच वो वहां एक चादर छोड़ आए थे और उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। यहाँ से पुलिस का अंदाजा हुआ कि कहीं न कहीं लूट में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है और पुलिस शाहजहांपुर में उस धोबी के को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई। वहां से उसे पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य की है और यही नहीं, इन क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके साथ छल किया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वो उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंखें मूंद कर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि यह शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम लिया है, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी सॉरी बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी डेट सुख द ब्रिटिश राज में लिखती हैं कि बनवारी लाल भार्गव एचआरए के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार से मिली आर्थिक सहायता के एवज में सरकारी गवाह बन गए थे। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा और इसमें संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए। काकोरी कांड के 3 महीने के अंदर एक-एक करके इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई और इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से अधिक लोगों का गिरफ्तार किया गया।
अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, बनारसी लाल और कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में रामप्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप की सुर्खी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। अखबार के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, जवाहरलाल नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर गए। केंद्रीय असेंबली ने वायसराय से अपील की कि इनकी मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा पूरी की। उसी दिन अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई और मनमनाथ गुप्त चूंकि 18 वर्ष के नहीं थे, इसलिए उन्हें केवल 14 साल की सजा सुनाई गई। सन 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। सन 1939 में उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिया गया और आजादी के 1 साल पहले सन 1946 में उन्हें रिहा किया गया। उन्होंने कुछ समय अंडमान की सेलुलर जेल में भी बिताया और 26 अक्टूबर 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरीके से काकोरी कांड की ये पूरी कहानी आपको जो है एक सीख बताती है और इस सीख से आप जो है अपने देश के लिए समर्पित हो सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थीगण इस तरीके की जो है आत्मकथाओं को, इस तरीके की कहानियों को पढ़िए, सुनिए और उसे आत्मसात करिए। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।